हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शोशो वाइब। और आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है। 10 सितंबर को आप जानते हो सोशियोलॉजी का रीनेट एग्जामिनेशन होने वाला है, तो लगभग अब 15 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो इस टाइम पे जैसे मैंने आपको बोला है, थियरी पढ़ने की तरफ मत जाओ। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करने हैं। सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करके काम नहीं चलेगा। पीवाईक्यू बहुत बार किए हैं, रिवाइज भी आप लोगों ने कर लिया है। अब थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ जाना है, जैसे अभी मैं आपको रिसेंट मैराथन्स में भी करवा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को आती है मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सबसे ज्यादा, और असर्शन रीजन। अब देखो, असर्शन रीजन क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, क्योंकि अगर मैं जून 26 की बात करूं तो किसी भी सब्जेक्ट में आपको असर्शन रीजन नहीं पूछे गए थे क्वेश्चन, तो आने के चांसेस कम है। बट फिर भी मैं आपको ट्रिक्स बता देती हूँ, अगर इनकेस कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो आप अच्छे से यहाँ पर सॉल्व कर सको। और तो बेस्ट टिप्स तो डिस्कस करूंगी, बट कुछ सरप्राइज भी है आप सभी के लिए, जो मैंने ऑलरेडी आपको काफी टाइम से बताया भी था। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मेरा नाम है जूही। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आज मैंने मुझे बिल्कुल 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 26 अगस्त 2023 को मैंने ज्वाइन किया था यूट्यूब पर पढ़ाना और अपना क्लासेस स्टार्ट की थी। तो आज बिल्कुल 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो मेरा जो पूरा 3 साल का करेक्टिव एक्सपीरियंस है, उसी के बेसिस पे ये जो चैनल है आप सभी के लिए बनाया गया है, जहाँ पे डेडिकेटेडली सोशियोलॉजी की सारी क्लासेस अपडेट एंड इसी तरीके की मेरी जो पर्सनल टिप्स है, एक्सपीरियंसेस हैं, वो यहाँ पर मैं आपको शेयर करती हूँ। तो डेफिनेटली आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। दिसंबर 26 के लिए भी प्रॉपर बैचेस क्लासेस आपके लिए यहाँ पे चल रही हैं। मंडे से मैं आपके लिए एक न्यू यूनिट है जो यहाँ पर स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उसको भी आप लोग जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। मेरे साथ अपनी दिसंबर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। आज का सेशन हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या टिप्स हैं जो हमें फॉलो करनी है। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज यही है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को ढंग से रीड करना सीख जाते हो, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो वही सॉल्व हो जाते हैं। जैसे अभी मैं जो रिसेंट मैराथन क्लासेस आपके लिए ले रही हूँ डेली, इसमें मैंने आपको इसी तरीके के डिफिकल्ट क्वेश्चन कराए हैं। अगर किसी ने वो मैराथन्स नहीं देखी हैं तो जरूर जाके देखना। बिल्कुल जून एग्जामिनेशन की लेवल की तरह सारे क्वेश्चन टॉपिक मैंने आपको कवर कराए। तो उसमें मैंने सबसे ज्यादा यही चीज नोटिस की है कि चलो टॉपिक नहीं आता है वो अलग चीज है, क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है अलग चीज है, बट सबसे पहली बात, क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ते। जैसे क्वेश्चन में हमें सबसे जो पहली मिस्टेक हम लोग करते हैं, इनकरेक्ट अगर मेंशन है, नॉट मेंशन है, फॉल्स मेंशन है, तो ये सारी चीजों को हम ध्यान से रीड नहीं करते हैं। दूसरी चीज, अब आपको डायरेक्टली इनकरेक्ट या फॉल्स मेंशन हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। जैसा अभी मैंने आपको रिसेंट क्लासेस में जो क्वेश्चन कराए, वहां पर आपको मेंशन जैसे मैंने किया था कि आपको क्रिटिक पूछा गया है कि कोई भी कॉन्सेप्ट है तो उसकी आलोचना क्या है, मतलब जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो आपको बताने, बट हम क्वेश्चन में करेक्ट जो ऑप्शंस है वो आंसर कर रहे हैं। तो सबसे पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। जब तक क्वेश्चन को ध्यान से रीड नहीं करोगे तब तक आंसर नहीं मिलेगा। और जो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड हमें क्वेश्चन आते हैं, एमएसओ क्वेश्चन हम लोग जिन्हें बोलते हैं, तो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन तो ध्यान से रीड करना ही है, बट उनके ऑप्शंस को भी ध्यान से देखना है। ऑप्शंस में कौन से सेम ऑप्शन हमें चारों ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं, वो सारी चीजें। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिखाती हूँ, कैसे चॉइस एलिमिनेशन अप्लाई करना है, कैसे लॉजिक अप्लाई करना है, तुक्के कैसे लगाने हैं लॉजिक के बेसिस पे, वो भी हम सारे यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो, पेपर 1 कम्युनिकेशन यूनिट का ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो, आपको पूछा गया है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्चुअल इंटरेक्शन। बहुत बार देखो ये जो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, अक्सर उसमें ये मिस्टेक होती है कि हम लोग ये जो ऊपर क्वेश्चन हमें पूछा गया है उसको ध्यान से नहीं रीड करते। जैसे यहीं पर अगर फॉल्स लिखा होता, इनकरेक्ट लिखा होता, तो ये हम लोग ध्यान से रीड ही नहीं करते, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स को पढ़ने लग जाते हैं और फिर गलत हो जाता है। तो सबसे पहले ये चीज करनी है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। अब देखो आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी देख लो। अब यहाँ पर आप देखो कि सारे ऑप्शंस में मुझे 3 यहाँ पर दिख रहे हैं ऑप्शन, मतलब आपको 2 गलत ऑप्शंस यहाँ पर एलिमिनेट करने हैं, और कोई भी ऑप्शन मुझे ऐसा नहीं लग रहा जो सभी में कॉमन हो, मतलब सारे आपको रीड करने हैं। तो सबसे पहले देखो, टाइम जोन कॉन्स्टेंट्स आर अबंडेंट विद इन अ स्मॉल कंट्री, पहले पूरा रीड करो। Time is aspatial, it is spatial, mutual presence is redundant, virtual interaction through some system is
एसिंक्रोनस। अब आपने सारे स्टेटमेंट को रीड कर लिया, ऐसे ही हिंदी में भी करोगे। अब यहाँ पर देखो एक चीज, आप देखो एक स्टेटमेंट बोल रहा है जो टाइम है वो ए स्पेशल है, अस्थानिक होता है। दूसरा में बोला जा रहा है स्पेशल है, यानी कि स्थानिक एक पर्टिकुलर प्लेस से यहाँ पे रिलेटेड है। तो जब भी ऐसे दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कभी भी एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। आप लोग लॉजिकल रीजनिंग में एक रूल पढ़ते हो, ए ई आई ओ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, यानी कि ए और ओ या ई और आई, ये कभी भी आपके एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। तो यहां पर भी देखो, या तो स्थानिक होगा या अस्थानिक होगा, दोनों एक साथ में सही नहीं हो सकते। तो सबसे पहले ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करो जिसमें बी और सी साथ में आ रहा है, क्योंकि बी या सी दोनों में से कोई एक ही करेक्ट होगा। तो बी और सी यहां पर भी है, यहां पर भी है, दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। अब आप देखो डी और ई मुझे दोनों में दिख रहा है, मतलब ये आपका 100% करेक्ट है। ए दोनों में से किसी में भी नहीं है, मतलब ए आपका फॉल्स है। अब इन दोनों में से भी एक सही होगा आपका, ठीक है। तो बस आपको ये दोनों में से चेक करना है कौन से सही है। अभी मैंने बाकी स्टेटमेंट्स की बात भी नहीं की। ए स्पेशल, अस्थानिक और स्थानिक। अब देखो क्वेश्चन में वर्चुअल इंटरेक्शन पूछा गया है यहाँ पर। वर्चुअल मतलब ऑनलाइन। अब अगर ऑनलाइन इंटरेक्शन है तो आपको यहाँ पर सेम प्लेस पर होने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो कैसा होगा, ए स्पेशल अस्थानिक होगा, यानी कि बी करेक्ट है। अगर बी करेक्ट है तो सी फॉल्स है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। अब देखो बाकी अगर आपको स्टेटमेंट में कंफ्यूजन भी था तो भी उनको बिना पढ़े आपको आंसर मिल गया। तो समझ आया कैसे सॉल्व करना है। एक और देखो, यहां पर देखो आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट पर्टेनिंग टू शिफ्ट इन विमेन इन डेवलपमेंट डिस्कोर्स आर करेक्ट। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान से रीड करना है, सही हमें पूछा गया है। अब यहाँ पर देखो WID कंसीडर विमेन एज अ होमोजीनियस ग्रुप, WID डज नॉट कंसीडर विमेन एज अ होमोजीनियस ग्रुप। सेम वही लॉजिक, दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट एक साथ सही नहीं हो सकते। तो या तो ए सही होगा या बी सही होगा, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो जहां पर भी ए और बी साथ में आ रहा है उसको एलिमिनेट करो, बात खत्म। करेक्ट आंसर क्या मिल गया हमें, ऑप्शन 3। WID ने विमेन को होमोजीनियस ग्रुप कंसीडर किया, यहाँ पर बी को एलिमिनेट करना है, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है। समझ आ गया कैसे स्टेटमेंट सॉल्व करने हैं। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पर, Radcliffe Brown has brought about much clarity of thinking in the field of kinship studies by his scientific treatment of the subject. Which among the following are correct about his contribution? ठीक है, यहाँ पर आपने रीड किया, अब इसको ध्यान से पढ़ो। ठीक है, देखो अब यहाँ पर आप देखो ऑप्शंस को भी मैंने बोला देखना है। यहाँ पे मुझे चारों ही ऑप्शन में ए स्टेटमेंट दिख रहा है, मतलब जो ए स्टेटमेंट है वो तो 100% ट्रू है। इसको हम चारों को रीड कर लेते हैं। He studied kinship with no preconceived notion regarding evolution as did Morgan, not rejecting any conjectural attempt at discovering origin. He studied kinship system functionally and from synchronic point of view. He did not study kinship system. अब देखो क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है कि रेडक्लिफ ब्राउन ने किनशिप के फील्ड में काम किया है, तो ही डिड नॉट स्टडी किनशिप सिस्टम, नातेदारी का अध्ययन नहीं किया है, ये तो 100% फॉल्स होगा। तो डी को एलिमिनेट करो। अब यहाँ पर देखो जो ए और बी स्टेटमेंट है ये भी आपके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। एक में क्या बोला जा रहा है कि जो रेडक्लिफ ब्राउन है उन्होंने कोई प्री कंसीव नोशंस नहीं रखे, कोई भी उन्होंने प्रत्याशित जो धारणा है वो नहीं बनाई, अपने अनुमान के आधार पे उन्होंने कोई चीज नहीं करी। और जो बी स्टेटमेंट है वो ये बोल रहा है नॉट रिजेक्टिंग एनी कंजेक्चुरल अटेम्प्ट, मतलब उन्होंने जो अनुमान आधारित चीजें उसको नहीं निकारा था, यानी कि जो अनुमान आधारित चीजें उसको एक्सेप्ट किया था। तो ये तो ए स्टेटमेंट से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि ए स्टेटमेंट में यही बोला जा रहा है कि कोई प्री कंसीव नोशन नहीं थे, बट यहाँ पर बोला कि उन्होंने इन चीजों को रिजेक्ट ही नहीं किया, मतलब ऐसे नोशंस थे, कंजेक्चुरल अटेम्प्ट थे। तो बी आपका फॉल्स हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो बस बी को एलिमिनेट करो। करेक्ट आंसर क्या मिला, ऑप्शन सी। रेडक्लिफ ब्राउन सिंक्रोनिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट थिंकर है, बिल्कुल सही है। तो समझ आया क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। एक और देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कई बार ना एनटी आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन देता है, तो उसको ध्यान से रीड करो। द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस प्राइमरीली इन्वॉल्व फॉर्मुलेटिंग योर अजम्पशन, कलेक्टिंग रिक्वायर्ड डेटा, एनालाइजिंग द डेटा टू ड्रॉ कंक्लूजन, टेस्टिंग फर्स्ट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना का प्रशिक्षण। अब देखो यहाँ पे गलती क्या होती है, अगर आपने सिर्फ ये देख के आंसर किया कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, तो हाइपोथेसिस
केसेस में हम नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, ये सही है। बट अगर आप ई स्टेटमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करते हो और आपने ई स्टेटमेंट देख के ए और बी ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया, अब देखो ई के साथ यहाँ पे डी भी आ रहा है, क्या डी स्टेटमेंट सही है? टेस्टिंग फर्स्ट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, क्या आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को पहले टेस्ट कर सकते हो? 100% गलत, क्योंकि हम हमेशा पहले नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट करते हैं, कभी भी डायरेक्टली ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो ई स्टेटमेंट सही है, बट क्योंकि डी स्टेटमेंट 100% फॉल्स है, तो आपको ये जहां पर भी डी आ रहा है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। एक ही ऑप्शन फिर हमारे पास बचता है, ऑप्शन बी। तो आपको इस केस में ये जो सही स्टेटमेंट है इसको भी छोड़ना पड़ेगा और बाकी तीनों को यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा। तो ये भी एंटी करता है कि जो सही स्टेटमेंट है ऑप्शंस ऐसे कंफ्यूजिंग बना देगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको हमेशा देखना है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है, ठीक है। और स्टेटमेंट को कौन सा सही है उसको फाइंड करने से ज्यादा कौन सा गलत है वो देखो। जैसे यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को हम पहले टेस्ट करते हैं, बट यहाँ पे लिखा है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को पहले टेस्ट किया जा रहा है, तो ये 100% फॉल्स होगा। तो हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट को, जो फॉल्स स्टेटमेंट है उनको पहले एलिमिनेट आपको करना है, तभी आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे मिलेगा। एक भी रीजन आपको मिल जाता है जिसकी वजह से कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो उसको सबसे पहले एलिमिनेट करो। आई होप सभी को समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखो, अब सोशियोलॉजी में देखो कुछ जनरल क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे यहाँ पे आपको रूरल सोशल स्ट्रक्चर, जॉइंट फैमिली की बात की गई है, तो जॉइंट फैमिली में हम अर्बन इकोलॉजी की तो बात करेंगे नहीं, तो सी को सबसे पहले एलिमिनेट करो। अब यहाँ पे देखो क्लास रिलेशन हमें किसी पर्टिकुलर जॉइंट फैमिली या रूरल सोसाइटी में नहीं देखने को मिलते, इसको भी एलिमिनेट करो। करेक्ट आंसर। तो ये जनरल क्वेश्चन है सोशियोलॉजी के, जो आप बिल्कुल कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है असर्शन रीजन, इसका भी ट्रिक देखो। असर्शन रीजन सॉल्व करते समय तीन बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि असर्शन और रीजन इंडिविजुअली सही है या नहीं, तो वो आपने चेक किया, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, मैंने चेक कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है, आपको चेक करना है क्या दोनों टॉपिक में, दोनों स्टेटमेंट में सेम टॉपिक के बारे में बात की जा रही है, तो वो आप देखो। अगर सेम टॉपिक के बारे में बात नहीं की जा रही है तो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जैसे यहाँ पे देखो, एक में लॉजिक ऑफ ग्रोथ की बात की जा रही है, एक में लिमिट्स ऑफ ग्रोथ की बात की जा रही है। तो जब सेम टॉपिक के बारे में बात ही नहीं की जा रही, तो आपका असर्शन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, मतलब बी करेक्ट आंसर है। बट अगर सेम टॉपिक के बारे में बात की जा रही है, तो फिर तीसरा स्टेप क्या आता है? हम लोग यहाँ पे बिकॉज लगा के रिलेट करेंगे। असर्शन को आपने पढ़ा, बिकॉज लगाया, फिर आप रीजन को रीड करोगे, करेक्ट आंसर मिल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, हम असर्शन को क्वेश्चन करें। जो चीज हमें असर्शन में पूछी गई है, आप इस तरीके से पढ़ो और फिर ऐसे देखो क्या रीजन में जो बात बोली गई है, क्या वाकई में वो असर्शन में जो भी चीज बोली गई है उसका रीजन हमें बताया जा रहा है, उसका कारण बताया जा रहा है। जैसे असर्शन में ये बोला जा रहा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से जो आपके पॉल्यूशन है, जो क्या बोल सकते हैं उसको, लैंड डिग्रेडेशन है, हुआ है क्योंकि इतने ज्यादा केमिकल्स वगैरह का यूज किया। तो रीजन ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें ये बताया जा रहा हो कि क्यों लैंड डिग्रेडेशन हुआ है ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से, तब वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन माना जाएगा। बट अगर रीजन में ये बोला जा रहा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ग्रोथ देखने को मिली है, तो चाहे वो सेम टॉपिक के बारे में क्यों ना बात कर रहे हो दोनों स्टेटमेंट, बट वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो आई होप समझ पा रहे हो, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, मैनी विमेन फेस डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जेंडर रोल्स एंड नॉर्म्स आर शेप्ड बाय पेट्रियार्कल वैल्यूज, ये भी सही है कि पितृ सत्यात्मक मूल्यों पर जो भूमिकाएं हैं बनाई गई हैं, ये भी सही है। अब यहाँ पर आप देखो दोनों असर्शन रीजन सही है, बट आपको देखने में ऐसा लगेगा कि मैम दोनों सेम टॉपिक की तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि असर्शन में डोमेस्टिक वायलेंस की बात की गई है, रीजन में पेट्रियार्कल वैल्यू। तो ये देख के बहुत सारे लोग इसमें ऑप्शन बी आंसर कर देंगे। बट मैंने आपको क्या बोला कि आप असर्शन को क्वेश्चन करके देखो, ठीक है। जैसे आप देखो असर्शन में बोला जा रहा है कि विमेन जो है डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती है, तो आप ऐसे पूछ के देखो क्या डोमेस्टिक वायलेंस विमेन इसलिए फेस करती हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी में पेट्रियार्कल वैल्यूज हैं, मेल डोमिनेशन है,
पूछ के देखो, आंसर करो, क्या डोमेस्टिक वायलेंस का मेन कारण यही है कि पेट्रियार्कल वैल्यूज हैं, मेल डोमिनेशन, इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस है? ऑब्वियसली सबसे बड़ा रीजन ही यही है, पेट्रियार्कल वैल्यूज है, मेल डोमिनेशन है, मेल ईगो हर्ट हो जाता है, कोई काम करना पड़ जाए, विमेन की ऑर्डर्स को हम कैसे फॉलो करें, तो यही मेन कारण है, तभी तो डोमेस्टिक वायलेंस होता है। मेल्स जो हैं वो हमेशा अपना अथॉरिटी डोमिनेशन दिखाना चाह रहे हैं, तो पेट्रियार्कल वैल्यूज हैं इसलिए तो डोमेस्टिक वायलेंस है। तो रीजन यहाँ पे क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, चाहे अलग अलग चीज की क्यों ना बात कर रहे हो, बट आप देखो कि वो रिलेटेड है, तो ऑप्शन वन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, समझ आया कैसे असर्शन रीजन को सॉल्व करना है? तो जब भी आपको समझ नहीं आ रहा कि रिलेटेड है या नहीं, तो ऐसे ही क्वेश्चन करना है, क्या रीजन में जो चीज बताई जा रही है क्या वाकई में वो कारण है जिसकी वजह से असर्शन में जो टॉपिक दिया है वो सही हो रहा है, तो ऐसे आपको आंसर करना है। ठीक है, एक और देखो एमसीक्यू क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सैम्पलिंग अमंग द फॉलोइंग इन विच इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स कैन नॉट बी अप्लाइड। अब देखो, अगर आपको इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स आनुमानिक सांख्यिकी का मतलब नहीं पता है, तो आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? यहाँ पर देखो, अगर आप ऑप्शंस को देखो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग दिया। अब यहाँ पर आपको लगाना है ऑड वन आउट वाला रूल। ठीक है, ऑड वन आउट कैसे? जैसे आप जानते हो कि जो पर्पसिव सैम्पलिंग है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है, बाकी जो तीनों हैं वो आपके किस में आते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आते हैं। तो जो नहीं आता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, वही करेक्ट आंसर है, मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स नहीं अप्लाई कर सकते। इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स का मतलब यही है कि आपका जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए एक तरीके से, तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में नहीं है, तो सिंपल ऑड वन आउट के रूल से यहाँ पर आपको आंसर मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, कौन सा कॉन्सेप्ट किस थिंकर का है, तो यहाँ पर आप थिंकर्स के कीवर्ड से रिलेट करो। जैसे क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ आएगा कि अर्बन एरियाज की बात की जा रही है, क्या यहाँ पर माइक डेविस उतना ज्यादा आपको याद है अर्बन एरियाज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, रॉबर्ट डिजरा पार्क रिलेटेड है, एमएस राव रिलेटेड है, ठीक है, लुई वर्थ का नेम यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखो मेन कीवर्ड, तो अर्बन रिलेशनशिप, इम्पर्सनल किसने बताया है, तो लुई वर्थ का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं अर्बेनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ। यहाँ पर इन्होंने बहुत चार कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है, जैसे अर्बन एरियाज में एनोइमिटी होती है, इंडिविजुअलिटी होती है, ट्रांजिएंसी होती है, बहुत शॉर्ट टर्म रिलेशन है, सुपरफिशियलिटी यहाँ पर होती है, ज्यादा आपके इनफॉर्मल जो इमोशनल रिलेशन है वो नहीं होते, ठीक है, फॉर्मल रिलेशन होते हैं। तो इसी वजह से क्या है, जो अर्बन रिलेशनशिप है वो आपके इम्पर्सनल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो डायरेक्टली अर्बनिज्म नहीं दिया, बट अगर आपने डिटेल में लुई वर्थ को पढ़ा है तो आपको पता है कि इम्पर्सनल रिलेशन की उन्होंने ही बात की है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो, कई बार हमें क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट कीवर्ड समझना है तो क्या करें, ऑप्शंस के कीवर्ड की तरफ जाओ। जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है, जब आप किसी नई चीज की खोज कर रहे हो। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जहां पर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं चीजों को। को रिलेशनल रिसर्च, जहां पे हम रिलेशनशिप संबंध की बात कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये आपका क्वांटिटेटिव है, यहाँ पर हम कॉजल रिलेशनशिप हाइपोथेसिस टेस्ट करने की बात करें। अब आप ऑप्शन क्वेश्चन में देखो कौन सा कीवर्ड दिख रहा है, क्या यहाँ पे कोई नई चीज खोज करने की बात की जा रही है, नहीं। क्या यहाँ पे कोई रिलेशनशिप की बात की जा रही है, नहीं। क्या यहाँ पे कुछ टेस्ट करने की बात की जा रही है, नहीं। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जा रही है, ठीक है, विशेषता, तो विशेषता को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, इसलिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो ऐसे ऑप्शंस के कीवर्ड से भी आप आंसर निकाल सकते हो। मैच द कॉलम सबसे ज्यादा इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन आप रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक या दो आपको पता है तो आपको मैक्सिमम आंसर मिल जाएंगे। जैसे आपको पता है डरखाइम का मैकेनिकल सॉलिडारिटी है, तो आंसर मिल गया। कभी कभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाते हैं कि चारों ही ऑप्शन कुछ कर दिए, जैसे इस बार जून पेपर, तो बात अलग है, बट काफी हद तक अप्रोचेबल ही आपके होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपको ये जो सारे ट्रिक्स बताए, यही मैं आपको अभी मैराथन्स में भी सिखा रही हूँ, और जो मैराथन के पीडीएफ हैं वो आपको जेआरएफ अड्डा पर मिल जाते हैं। तो ऐसे ऐप को इंस्टॉल करो, फ्री क्लासेस के सेक्शन में जाओ, यहाँ पे सोशियोलॉजी को क्लिक करो, और सारे जो मैराथन है उनके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे।
तो मेन चीज यही है, ये जो मैंने आपको लॉजिक बताया क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये अप्लाई करना है। दूसरी चीज जो है, जैसे मैंने बोला, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है, जब तक ध्यान से रीड नहीं करोगे नहीं सही होगा। और एक और चीज है, जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसको अपना मेन टारगेट बनाओ, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के आपको 15 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आपके पेपर 2 में, 5 पेपर 1 में, सीधे सीधे 30 मार्क्स यहाँ पे मिल रहे हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना है। तो अभी आपके पास 15 दिन है, 15 दिन में डेली 2 या 3 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करो अपने, ठीक है। 3 का टारगेट बना लो, 2 पेपर 2 के, 1 पेपर 1 का। कुछ नहीं करना है, पीवाईक्यूज लेके प्रैक्टिस करो, और सीबीटी मोड में करो तो ज्यादा अच्छा है, स्क्रीन पर देख के करो तो ज्यादा बेटर है रेदर देन किसी बुक से। तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये 30 मार्क्स, जैसे इस बार भी जून का पेपर नो डाउट बहुत डिफिकल्ट था, आउट ऑफ द बॉक्स था, बट आई थिंक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ईजी था। पेपर 2 में भी बिल्कुल बच्चों के सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं जिन्होंने भी थोड़ा पढ़ा है, प्रैक्टिस की है, और पेपर 1 में भी सारे मिल गए। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का अपना टारगेट बनाओ, पेपर 1 को भी हल्के में मत लो, अदरवाइज फिर से एग्जामिनेशन नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। तो ये चीजें हैं जो इस टाइम पे आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। आई होप सभी को समझ में आया है। अब हम बात करते हैं आज के हमारे सरप्राइज की, तो वो भी डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो मैराथन शेड्यूल है मैंने आपको शेयर किया है, तो आप फॉलो कर सकते हो इस तरीके से। अब सरप्राइज आपका ये है मॉक टेस्ट के बारे में। तो सरप्राइज मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, आपके लिए फ्री टेस्ट हैं जो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वो अब आपके लिए अवेलेबल हो चुके हैं। और आज से आपको जो पहला टेस्ट है वो देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, वही जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे नीचे देखो टेस्ट का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ये जो फ्री टेस्ट का ऑप्शन आपको सबसे ऊपर राइट कॉर्नर में दिखेगा, इसको क्लिक करना। जैसे ही आप फ्री टेस्ट पे क्लिक करते हो, आप देखो ऐसे सब्जेक्ट वाइज आपके लिए ओपन हो जाएंगे। तो जो पहला टेस्ट है वो आपके लिए आज से 26 अगस्त से सुबह 8 बजे से लाइव हो चुका है, और ये कल सुबह 8 बजे तक ही आप इसे अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जल्दी से जाके अटेम्प्ट कर लो, फिर आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। उसका रिजल्ट भी आपको 27 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। फिर जो सेकंड टेस्ट है वो आपके लिए 30 से 31 अगस्त, 24 घंटे का टाइम है ये। फिर ये कॉमर्स है, इसको छोड़ देना। सोशियोलॉजी का तीसरा टेस्ट 1 सितंबर से 2 सितंबर में है, और फोर्थ टेस्ट आपके लिए सितंबर 3 से सितंबर 4। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, 4 फ्री टेस्ट हैं जो आपको जेआरएफ अड्डा ऐप पर प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। अब बस आपका काम ये है कि एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो। ये जो टेस्ट है वो पूरा 150 क्वेश्चन का टेस्ट है, जैसा सीबीटी मोड में आप सभी के लिए होता है उसी तरीके से। तो इसको आप जरूर से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर करना है। मैं देखूंगी किसने टेस्ट अटेम्प्ट किया है, और जिन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है, जो भी आपके टॉप 10 स्टूडेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी रैंक भी पता चलती है बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। तो मैं देखूंगी कौन से स्टूडेंट का सबसे अच्छा स्कोर है, उसका नेम मैं बिल्कुल यूट्यूब क्लास में भी अनाउंस करूंगी। तो सभी लोग जाके ये टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस्टिवल टाइम है, यूट्यूब पे अगर क्लास नहीं हो रही है तो इसे यूटिलाइज करो, और एप्लीकेशन पे जाके आपको ये जो टेस्ट है अटेम्प्ट करने हैं। सो आई होप आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो। सारी टिप्स मैंने आपको शेयर की हैं, टेस्ट, फ्री टेस्ट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, और बाकी मैराथन क्लासेस को आप फॉलो कर सकते हो। सारी चीजें चलेंगी। नेक्स्ट मंडे को हम जो 30 जून सोशियोलॉजी का पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे, एंड सारी चीजों को यहाँ पर हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके की रेगुलर क्लासेस के लिए। जितने भी मैराथन्स हुए हैं मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। पहला ही प्लेलिस्ट आपको मैराथन्स का मिल जाएगा, सारे इस बार के रीनेट के भी ऐड करा दिए, पहले वाले भी ऐड हैं, तो उनको आप अच्छे से जाके देख सकते हो, ठीक है। तो कॉमेंट जरूर करना आज का सेशन कैसा लगा, टिप्स आपके लिए यूजफुल रहे या नहीं, और ये जो टिप्स मैंने दिए हैं मॉक टेस्ट में अप्लाई करना, तभी आपको एक्चुअली में समझ आएगा कैसे करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।